हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नक्सल्स की तरफ से जारी की गई मिसिंग कोबरा कमांडो की तस्वीर। 9 अप्रैल को आयोजित होगी भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 11वीं मीटिंग। गुजरात में बस्ट किया एक और पाकिस्तानी आईएसआई का टेरर मॉड्यूल। 2047 तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास होंगे 5th जनरेशन से भी आगे के फाइटर्स। और इंडियन फर्म डेप्सिस सॉल्यूशन ने फ्रेंच मीडिया द्वारा लगाए गए उनके आरोपों को किया खारिज। अभी हाल ही में नक्सलवादियों के साथ जो एक भयानक मुठभेड़ हुई थी और फिर उस मुठभेड़ के बाद जो एक कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मानस मिसिंग थे, उनको लेकर जानकारी सामने आई थी कि वे नक्सलवादियों की गिरफ्त में हैं। और अब उन्हीं नक्सल्स की तरफ से इस 210 कोबरा कमांडो यूनिट के राकेश्वर सिंह मानस की पहली पिक्चर जारी की गई है। और जो पिक्चर सामने आई है उसका कंफर्मेशन सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स की तरफ से भी दिया गया है। यानी कि ये पिक्चर उसी कोबरा कमांडो की है जो इस नक्सल एनकाउंटर के बाद से मिसिंग है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत में प्रतिबंधित माओवादी पार्टी की तरफ से करीब 2 पेज का एक लेटर भी जारी किया गया है। और इस लेटर में उन्होंने कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मानस की रिलीज के लिए भारत सरकार को एक मीडिएटर अपॉइंट करने के लिए कहा है। और उस मीडिएटर के माध्यम से वे भारत सरकार के साथ बात करेंगे। और उस लेटर में उनका ये भी कहना था कि जो पुलिस के जवान हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। और जबकि एएनआई के साथ बात करते हुए सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि 3 अप्रैल को जो हुआ वो एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन था, जिसके तहत हमारी फोर्स 3 अप्रैल को उस एरिया में सर्च ऑपरेशन पर गई थी। और जब वे सर्च करके वापस लौट रहे थे तो नक्सलवादियों ने पहले से जाल बिछा के रखा हुआ था और वे घात लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो उनके करीब पहुंचे तो नक्सलवादियों की तरफ से रैंडमली फायर शुरू हो चुका था। और सीआरपीएफ ऑफिशियल का अनुमान है कि उसमें 700 से 750 नक्सल शामिल थे। अब बाकी माओवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए इस लेटर के बाद भारत सरकार क्या कदम लेगी और कब तक मीडिएटर के माध्यम से उनसे बात की जाएगी, इन सबके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और जबकि इस लेटर में माओवादियों द्वारा कोबरा कमांडो की रिलीज के लिए कोई फॉर्मल डिमांड नहीं रखी गई है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 11वीं मीटिंग की जो तारीख है अब वो तय हो चुकी है। और जिसके मुताबिक ये मीटिंग अब 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। और बाकी सोर्सेज के मुताबिक इस मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो होगा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से भी डिसएंगेजमेंट को कंप्लीट करना। बाकी इसके अलावा फ्रेंच मीडिया की रिपोर्ट के बाद से जो 36 राफेल फाइटर्स की डील पर इंडियन कंपनी डेप्सिस सॉल्यूशन पर भी आरोप लगे थे, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि राफेल मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन ने डेप्सिस सॉल्यूशन को करीब 1 मिलियन यूरोस गिफ्ट के तौर पर दिए थे। तो अब इस इंडियन फर्म डेप्सिस सॉल्यूशन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और ये भी साफ किया है कि जो अमाउंट डसॉल्ट एविएशन की तरफ से उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिए जाने की बात की जा रही है, उस अमाउंट के बदले उन्होंने राफेल फाइटर्स के 50 रेप्लिकास को सप्लाई किया था, जैसा कि डसॉल्ट एविएशन का भी दावा था। और इसे बयान के साथ डेप्सिस सॉल्यूशन ने इस मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताया है। और कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने राफेल फाइटर्स के जो 50 मॉडल डसॉल्ट एविएशन को डिलीवर किए थे, उनके डिलीवरी चालान, ईवे बिल और जीएसटी रिटर्न, ये सभी चीजें उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटीज के सामने सबमिट कर दी हैं। और जबकि फ्रेंच मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में यह दावा था कि डसॉल्ट ग्रुप फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए के सामने इन मॉडल्स की डिलीवरी के बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाई थी। लेकिन अब इंडियन फर्म डेप्सिस सॉल्यूशन ने क्लियर किया है कि उन्होंने इसके सारे बिल्स सबमिट कर दिए हैं। अभी हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जब पाकिस्तानी कैबिनेट द्वारा भारत से शुगर और कॉटन को इंपोर्ट न करने के फैसले पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं इस पे अलग से कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच विवादों को सुलझाने के लिए डायरेक्ट डायलॉग को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और जबकि इसी बीच यूएस कांग्रेस की एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को फ्रेंडली और एक रिलायबल एंटी इंडिया एलिमेंट के तौर पर देखता है और इसी वजह से वो अफगानिस्तान के अफगान तालिबान को सपोर्ट भी करता रहेगा। और काफी सालों से अफगानिस्तान के मामलों में नकारात्मक रूप से पाकिस्तान की भूमिका रहने की बात भी इस रिपोर्ट में की गई है। और अगर निकम्मे पड़ोसी की इतनी बात हो ही रही है तो आपको कुछ और जानकारी भी देने। हुआ यह है कि आज बुधवार को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से पाए गए हैं। और इन गिरफ्तार किए गए लोगों पर क्रिमिनल्स को पैसे देकर आतंकवाद को फैलाने में मदद करने के आरोप हैं। और जबकि आज जम्मू कश्मीर के सोफियन में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर कुछ आतंकियों द्वारा फायर किए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आतंकियों के इस फायरिंग में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बाकी उन आतंकियों की तलाश के लिए पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई है। और जबकि पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पंजाब पुलिस और बीएसएफ द्वारा लॉन्च किए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन में पाकिस्तानी स्मगलर को ढेर किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि करीब 22 किलोग्राम तक का हेरोइन भारत में ट्रांसफर करने की फिराक में था।
ऑफिशियल्स का कहना है कि हमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी स्मगलर्स भारत की तरफ ड्रग्स का कंसाइनमेंट लेकर बढ़ रहे हैं। तो उसी के बाद ये जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी स्मगलर को ढेर किया गया और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 22 किलोग्राम के हेरोइन के साथ 2 AK-47 असॉल्ट राइफल, 4 मैगजीन, एक मोबाइल फोन वो भी पाकिस्तानी सिम कार्ड के साथ और करीब 210 रुपए की पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि मार्च महीने की विदेश ई मैगजीन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 100 से भी अधिक लेटेस्ट इंटरनेशनल टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। और जैसे कि हमारा उद्देश्य है लो कॉस्ट पर एक हाई क्वालिटी का कंटेंट देना, तो इसी के साथ ये ई मैगजीन भी फर्स्ट 1000 बायर्स के लिए केवल 11 रुपए में उपलब्ध है। यानी कि जो पहले 1000 बायर्स होंगे उन्हें ये ई मैगजीन केवल 11 रुपए में मिलेगी। बाकी इस ई मैगजीन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां जाके इसे बाय कर सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से उनके भविष्य की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी प्रोपल्शन मोटर के लिए RFI जारी की गई है और इस RFI के मुताबिक इंडियन नेवी को अपनी भविष्य की सबमरीन्स के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित की गई 5 मेगावाट की प्रोपल्शन मोटर चाहिए और जिस भी वेंडर को इंडियन नेवी का टेंडर मिलेगा उसे 30 महीनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना होगा। इसके अलावा एक जानकारी ये भी सामने आई है कि भारत सरकार ने स्टेट रन डिफेंस इक्विपमेंट मेकर BEML लिमिटेड में दिलचस्पी रखने वाले बिडर्स को उनके उन सभी बिजनेस का खुलासा करने के लिए कहा है जिनका लिंक चीन या फिर पाकिस्तान से है। और एक खास करके इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो BEML है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। तो इसी वजह से स्ट्रेटेजिक नेचर के कारण भारत सरकार की तरफ से कदम लिया गया है और इसमें दिलचस्पी रखने वाले बिडर्स को उनके उन बिजनेस टाइज का खुलासा करने के लिए कहा गया है जो कि वो चीन या पाकिस्तान से करते हैं। आपको बता दें कि जो BEML है वो 3 प्रमुख बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एक है डिफेंस एंड एरोस्पेस का, दूसरा है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का और तीसरा है रेल और मेट्रो का। और ये कंपनी मिलिट्री व्हीकल्स भी बनाती है। आज बुधवार को ताइवान के विदेश मंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना था कि अगर चीन हमला करेगा तो ताइवान अंत तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। और ताइवान के विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि अमेरिका ने उस संभावना को देखा है जिसमें चीन ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है क्योंकि चीन आइलैंड के पास लगातार अपने मिलिट्री प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो निश्चित रूप से हम अपने आप को डिफेंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और इसीलिए इस पर कोई सवाल भी नहीं बनता है। और अगर हमें युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम युद्ध भी करेंगे। बाकी इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सुनने में आई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने लोकल मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान इस बात का दावा किया है कि वे अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत 2047 तक अपने सभी पुराने 4th जनरेशन फाइटर्स को 5th जनरेशन और उससे आगे के जनरेशन वाले फाइटर्स से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी 10th जनरेशन का फाइटर मौजूद है तो फिर उन्हें 5th जनरेशन फाइटर क्यों चाहिए। अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।